हर फैसले नहीं होते सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख भाल के। कि हर फैसले नहीं होते सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख भाल के। मोबाइल के इस दौर के आशिक को क्या पता रखते थे खत में कैसे कलेजा निकाल के। चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी पवन दूत का चैप्टर को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट आपके पद्यांश है उन सभी को आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी पवन दूत का पढ़ा है जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, मैंने पिछले 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर और अनसॉल्व में देखा, तो वहां पर मैंने पाया कि कुछ, यानी कि कुछ नहीं, मैंने 7 देखे कि 7 ही इंपॉर्टेंट ऐसे जो पद्यांश है जो लगातार पूछे जाते हैं, जो लगातार हमेशा पूछे ही जाते हैं परीक्षा में। देखिए यूपी बोर्ड में जो पेपर बनता है ना, वो 7 सेट में पेपर बनता है। कितने सेट में बनता है? 7 सेट में पेपर बनता है। ठीक है, तो इन जो 7 हमारी जो पद्यांश है, जो 7 व्याख्याएं हैं, उनमें से कुछ, यानी कि मेरे जो पवन दूत का है उसमें कि इंपॉर्टेंट मैं 7 बता रहा हूं, और इसमें से 3 और 4 ऐसी व्याख्या हैं जो लगातार 3 से 4 सेटों में हमेशा पूछी जाती हैं। तो सभी की सभी को आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखिए, जो ये पद्यांश पूछा जाता है, जो व्याख्या करने को पूछा जाता है पेपर में, तो ये देखिए इसमें कितने प्रश्न होते हैं? 5 प्रश्न होते हैं, और प्रत्येक जो प्रश्न होते हैं वो 2 अंक के होते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये 10 अंक का बन जाता है। ठीक है, यानी व्याख्या जो हिंदी करनी आती है वो 10 नंबर की आती है। 10 नंबर के गद्य में से आती है और 10 नंबर की पद से आती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर पवन दूत का चैप्टर से कोई व्याख्या आपकी पेपर 2026 में आती है तो आपकी वो छूटेगी नहीं। ये मेरी 100% गारंटी, ये मेरी 100% गारंटी है। आज की इस वीडियो में टॉप, मैंने यहाँ पर टॉप लिख दिया है, टॉप केवल 7 व्याख्या आपको पढ़ाऊंगा और उनमें से आपकी फंसेंगी। ज्यादा देखिए, हार्ड वर्क की वजह आप स्मार्ट वर्क कीजिए। देखिए, पढ़ना चाहिए तो आपको सभी, लेकिन अगर आप मतलब कुछ ऐसी पढ़ लेते हैं जिनसे आपका पेपर निकल जाता है, परसेंटेज अच्छा आता है, तो इसमें बुरा क्या है? आप साथ ही पढ़िए, और इससे बाहर आपकी एक भी नहीं है कि ये मेरी फुल गारंटी है। ठीक है, तो चलिए वो कौन कौन सी व्याख्या है, चलिए आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पवन दूत का एक ऐसी ब्रह्मणी की कथा, एक ऐसी मोहब्बत की दास्तां दोस्तों, जिसे आप और हम सभी युगों युगों तक याद रखेंगे। पवन दूत का यानी राधा और श्री कृष्ण के वियोग की कथा। इसमें उनकी दास्तां बताई जाती है कि राधा जी किस प्रकार से पवन को, यानी हवा यानी वायु को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेशा भिजवाती हैं। यानी कि उस समय ना व्हाट्सएप था, ना मैसेज था, ना चिट्ठी, ना डाक, कुछ नहीं हुआ करता था। तो उस समय क्या होता था कि ये यानी इमेजिंग करते थे, कल्पना करती थी। तो राधा जी यहाँ पर जो हवा को अपना दूत बनाते हैं, यानी पवन को अपना दूत बनाती हैं, और अपनी सारी दुख तकलीफ दर्द उसे बताती हैं, और कहती हैं कि ऐसे ही जाकर श्री कृष्ण यानी मेरे प्रियतम जिनसे मैं प्रेम करती हूँ उनसे तुम बताना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सारांश रहा, आप समझ लीजिए। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हमने जो पद्यांश लिखा है उसको बकायदा पढ़ते हैं। एक एक मीनिंग का आपको अर्थ बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और हाँ, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा मजा पे आनंद आएगा आपको। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, बहुत ही ज्यादा आनंद आपको आएगा और पूरा चैप्टर आपके समझ में आएगा। मैंने जितने चैप्टर में, इस चैप्टर से जितना मैं आपको पद्यांश बताऊंगा सारे के सारे समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ता हूं। देखिए, बैठी खिन्ना एक दिवस वे थी गेह में अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई जीरे सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्राता वाली सुपमन इसी कालवा ताइनों से। बहुत ही प्यारा और मीठा सा छंद है भाई। छंद कौन सा है? मंदाक्रांता छंद है। ठीक है, जो कि भाई स्पष्ट रूप से तो मैं भी नहीं पढ़ पाता हूं, जो वास्तविकता है। ठीक है, मंदाक्रांता छंद है, बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, मैं तो ऐसे ही पढ़ दिया है। चलिए अब देखते हैं। देखिए, बैठी खिन्ना
देखिए शुरू से देखते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गे में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्राता वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। देखिए एक एक मीनिंग का अब अर्थ समझिए। देखिए बैठी, बैठी का अर्थ हुआ नहीं बैठी, बैठी हुआ, ठीक है। खिन्ना का अर्थ हुआ उदास या दुखी, ठीक है। यक, यक का अर्थ हुआ एक, ठीक है। दिवस का अर्थ होता है दिन। वे शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? तो वे शब्द राधा जी के लिए प्रयोग हुआ। किसके लिए? राधा जी के लिए प्रयोग हुआ। गेह का अर्थ हुआ घर, में थी अकेली, अकेली की मतलब अकेली, ठीक है। तो इसका अब भाव अर्थ सहित इसको समझते हैं, ठीक है। यानी कि एक दिन उदास होकर राधा जी अपने घर में अकेली बैठी थी, ठीक। पहली लाइन का अर्थ ये हुआ, एक दिन राधा जी उदास होकर अपने घर में बैठी थी, ठीक। चलिए आगे देखिए। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आके यानी आकर, आंसू यानी आंसू, ठीक है। दृग युगल, देखिए युगल का अर्थ होता है दोनों, दृग का अर्थ होता है नेत्र। और देख लेते हैं आगे। में थे धरा को भिगोते, कि आके आंसू राधा जी की आंखों से, यानी राधा जी की दोनों आंखों से आंसू आकर थे धरा को भिगोते। धरा यानी कि जमीन या पृथ्वी या धरातल, ठीक है, को भिगोते। भिगोते यानी भिगोना, यानी कि राधा जी की आंखों से, यानी राधा जी की दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो धरा यानी कि धरातल पृथ्वी को भिगो रहे थे। भाई कोई भी यदि रोएगा, कोई भी व्यक्ति रोएगा तो उसके आंसू जमीन पे ही जाएंगे, ना कि आसमान में जाएंगे, है ना। चलिए इतना आप समझिए। देखिए पहली दूसरी लाइन का अर्थ ये हुआ, ठीक है, कि एक दिन राधा जी उदास होकर घर में अकेली बैठी थी और उनकी दोनों आंखों से, उनके दोनों नेत्रों से आंसू निकल रहे थे और धरती को भिगो रहे थे, ठीक। दो लाइनों का अर्थ ये हुआ। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। देखिए आई यानी आना, धीरे यानी कि धीमे धीमे या स्लोली स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे। इस सदन, सदन मतलब होता है घर, में पुष्प सदगंध यानी पुष्प की सुगंध, पुष्पों की सुगंध को ले। देखिए यहां पर आप, यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए यहां पर क्या समझेंगे? आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले। अब यहां पर कौन आई? तो कौन आया भाई? पवन। देखिए यहां पर थोड़ा समझने, भाव अर्थ से आपको समझना होगा, ठीक। पवन, हालांकि पवन शब्द यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कौन आई। तो इसमें पवन की बात हो रही है, राधा जी और पवन की बात होती है, तो यहाँ पर यानी पवन आई। देखिए आई धीरे इस सदन में, ठीक है। देखिए आई, आई का मतलब आई, सद धीरे यानी कि धीमे, इस सदन यानी जहां पर राधा जी बैठी थी वहां पर धीरे से पुष्प की सुगंध, यानी पुष्प की सुगंध रहित जो वायु वहां पर आई, ठीक है। तीसरी लाइन का अर्थ ये हो गया। यहां पर देखिए चौथी लाइन का, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वायतानों से। प्रातः काल होता है सुबह या सवेरा, वाली यानी सुबह वाली, सुपवन यानी कि सुंदर पवन, ठीक है। भाई सुबह की जो हवा होती है भाई लाजवाब होती है। क्या हवा होती है आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इसी काल, देखिए काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। वातायनों यानी कि खिड़कियों या फिर झरोखों, ठीक है। वातायनों से, देखिए प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, सुबह वाली सुंदर जो पवन है यानी हवा है इसी समय खिड़कियों से आई, ठीक है। देखिए पूरे का अर्थ एक बार फिर समझ लीजिए कि एक दिन राधा जी उदास होकर अपने घर में बैठी थी, ठीक है, और आके, और उनकी दोनों आंखों से आंसू आकर धरती को भिगो रहे थे, ठीक है। फिर आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध को, और उसी समय जहां पर राधा जी बैठी थी पुष्प की सुगंध लेकर हवा आई, ठीक है। प्रातः वाली सुपवन इसी का, और जो प्रातः वाली सुपवन सुबह वाली पवन है इसी काल यानी इसी समय वातायन खिड़कियों से आई, ठीक है। तो ये रहा इन चारों लाइनों का अर्थ हुआ, ठीक है। चलिए देखिए छंद कौन सा है काव्य सौंदर्य के लिए? छंद भाई मंदाक्रांता छंद है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है, ठीक है। छोटी छोटी बात है, आप ध्यान दीजिए। और हाँ एक चीज आपको बताना भूल गया कि इसका संदर्भ हम कैसे लिखते हैं। भाई संदर्भ जो लिख आता है ना, संदर्भ पेपर में 2 नंबर का आता है। कितने अंक का? 2 नंबर का आता है, ठीक है। यानी से संदर्भ लिखने को आता है। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे?
तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड, एक मिनट कोई आया है, चलिए देखते हैं कहां पर थे भाई, हम तो भूल ही गए। हाँ क्या बता रहे थे, संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य में संकलित या अवतरित जो पाठ हो उस पाठ का नाम लिख दीजिए, यानी जो पाठ हो उस पाठ का आप नाम लिख दीजिए, और उस पाठ यानी जैसे पाठ के यहाँ पर नाम क्या है, पवन दूतिका, तो इसका अर्थ पवन दूतिका का हम बता रहे हैं कि पवन दूतिका का संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य में संकलित पवन दूतिका नामक शीर्ष से अवतरित है या उद्धृत है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। इतना आप लिख देते हैं तो आपके 2 अंक आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और हाँ, जैसे संदर्भ लिखने को ना पूछे, कभी कतार जैसे शीर्ष का नाम और रचयिता का नाम पूछे, तो आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पर शीर्ष का नाम लिख दीजिए और यहाँ पर शीर्ष का जो नाम हो वो लिख दीजिए, और जो लेखक या कवि का नाम पूछे तो इधर लिख दीजिए ब्लैक, यानी इधर का पोर्शन आप ब्लैक से लिख दीजिए और इधर से ब्लू से आप लिख दीजिए, सिंपल सा ऐसा, इसके भी 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। संदर्भ लिखने को कहा संदर्भ आप लिखिए, और इस तरह से कहे तो आप इस तरह से लिखिए, ठीक है। चलिए दूसरी अपनी हम व्याख्या देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे धीरे बोली साधुक उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ठीक, चलिए इसका अर्थ हम समझते हैं। देखिए संतापो यानी कि दुखों को, दुख या तकलीफों को, संतापों को विपुल यानी कि अधिक, विपुल का अर्थ होता है क्या, अधिक, बढ़ता, यानी इनकी दुख तकलीफ को और ज्यादा बढ़ता, देख के मतलब होता है देखकर, देख का मतलब होता है देखकर, दुखिता हो, दुखिता यानी राधा जी, संतापो यानी राधा जी की दुख तकलीफ को और ज्यादा बढ़ता देखकर, ठीक है, धीरे धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका, यानी धीरे से बोली, कौन बोला यहाँ पर, राधा जी बोलती हैं, कैसे, साथ दुख यानी दुख के साथ बोलती हैं, उससे, उससे शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो उससे शब्द जो है पवन के लिए प्रयोग हुआ, किसके लिए, पवन के लिए प्रयोग हुआ, श्रीमती राधिका यूं, ये जो राधिका है ये राधा जी ही हैं, ठीक है। नहीं आप और समझिए, राधिका ये कौन है भाई, राधिका कौन है भाई, हम श्री कृष्ण को जानते हैं, राधा जी को जानते हैं, राधिका कौन सी आ गई, तो राधिका वही राधा जी हैं, ठीक है। चलिए प्यारी प्रातः वाली प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, है सुबह वाली, प्यारी का मतलब होता प्यारी प्रातः यानी सुबह, पवन का अर्थ होता हवा, ठीक है, क्यों मुझे है सताती यानी सुबह, प्यारी प्रातः सुबह वाली जो हवा है, तू इतना मुझे क्यों सताती है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू इतना मुझे क्यों सताती है। आगे देखेंगे, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी कलुषित यानी दूषित या मलिन, कलुषित का अर्थ होता दूषित या मलिन हुई, काल यानी कि समय, समय की क्रूरता, समय की कठोरता से, क्या तू भी कलुषित यानी क्या तू भी मलिन हो गई है समय की कठोरता से, जो इतना मुझे सताती है। एक तो मैं अपने दुख से खुद ही परेशान हूं, ऊपर से तू मुझे इतना सताती है, क्या तू भी कलुषित हुई है। चलिए दूसरी व्याख्या का अर्थ मैंने आपको बता दिया, एक एक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे जो है भाई आगे तो इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नहीं बताई, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, हर फैसले नहीं होते सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, कि हर फैसले नहीं होते सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, मोबाइल के स्टोर के आंशिक को क्या पता, रखते थे खत में कैसे कलेजा निकाल के। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा पद्यांश आ गया, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए पढ़ता हूं इसको। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले,
जाके न आए मधुबन से और न भेजो संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावरी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। देखिए मंदाक्रांता छंद कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं, एक एक मीनिंग का अर्थ समझेंगे और चलिए मजा आएगा आपको। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, राधा जी यहाँ पर आइडेंटिटी यानी पहचान देती हैं किसकी, अपने प्रियतम यानी श्री कृष्ण जी की पहचान देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मेरे प्रियतम, ठीक है, मेरे शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, राधा जी के लिए प्रयोग हुआ। प्रिय का मतलब जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, मेरे प्यारे नवजलद। ठीक है, नव का अर्थ होता है नवीन, क्या होता है नवीन। जलद का अर्थ होता है बादल, से कंज का अर्थ होता है कमल, से नेत्र वाले। मेरे प्रियतम, ठीक है, मेरे प्यारे, प्रियतम नहीं यहाँ पर मेरे प्यारे, प्रियतम शायद बोल दे हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, मेरे प्यारे यानी मेरे जो प्रियतम हैं जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, मैं नहीं भाई राधा जी नहीं, मुझे आप समझिए, मेरे प्रियतम, ठीक है, जिनसे मैं प्रेम करती हूँ नवीन बादल से और कंज से नेत्र, उनकी जो नेत्र हैं कमल के पुष्प वाले नेत्र से है। ठीक, उनके जो कमल यानी मेरे जो प्रेतम है वो नवीन बादल और कमल के पुष्प समान उनके नेत्र हैं, ठीक वाले हैं। चलिए, जाके आए न मधुबन से और न भेजो संदेशा, जाके आए न मधुबन से और न भेजो संदेशा, कि जाके आए, जब से वो मधुबन से गए हैं वो लौट कर नहीं आए और ना ही भेजो संदेशा और ना ही कोई संदेशा भेजा है। ठीक है, मैं शब्द राधा जी, मैं रो रो के पिए विरह से बावली हो रही हूं। मैं यानी प्रिय किसका शब्द है, प्रिय के यानी श्री कृष्ण के विरह। राधा जी कहती हैं मैं श्री कृष्ण अपने प्रियतम के विरह में रो रो के बावली यानी पागल सी हो रही हूं। ठीक है, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कि राधा जी कहती हैं, किससे कहती हैं, कौन से कहती हैं, कि जाके तुम जाए के मेरी सब दुख कथा, मेरी सारी दुख कथा, मेरी सारी तकलीफ को श्याम यानी श्री कृष्ण को तुम सुना दो, मेरी सारी जो दुख कथा है श्री कृष्ण को समझा दो। ठीक है, राधा जी कहते हैं, राधा जी पवन से कहती हैं कि बहिनी तुम जाओ, कहते हैं बहिनी तुम जब जाओ श्री कृष्ण के पास जाओ, कि कहती हैं राधा जी कहती है कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, कि जो मेरे प्रियतम हैं वो पूरा अर्थ समझे, मेरे जो प्रियतम है नवीन बादल और कंज कमल के नेत्र वाले हैं, और जाके ना आए मधुबन से और ना भेजो संदेशा। बहिनी जब से मधुबन से गए हैं ना भेजिल संदेशा ना वापस अबे भय हैं। ठीक है, और मैं प्रिय और बहिनी हम जो है रुई के उनके विरह में हम पागल हुन जाए थे, उनका कोनो हमारी फर्क नहीं है। ठीक है, उनका हमें कोनो चिंता ही नहीं है। और बहिनी जाके तुम मेरी सारी कहा तुम जायो हमारी सारी दुख कथा, हमारी सारी तकलीफ उनका बतायो। ठीक, कि कहा से कहा हमारे ऊपर बीतत है, राधा जी कहती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, चौथी अपनी हम व्याख्या देखेंगे। चौथी में देखेंगे कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। ठीक, अब समझिए, जो ही जब ही मेरा यानी राधा जी, मेरा भवन मतलब घर यानी महल, तज का अर्थ होता है छोड़ कर या त्याग कर, तू किसके लिए, तो वायु के लिए। अल्प यानी कि अल्प यानी थोड़ा सा जरा सा आगे बढ़ेगी। राधा जी हवा से कहती हैं कि जब तुम मेरा घर यानी मेरा जो महल यानी मेरा जो भवन है उसे छोड़कर तुम जरा से ही आगे बढ़ोगी, आगे देखेंगी शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंज मिलेंगी। शोभा वाली सुखद यानी सुख देने वाली, सुख देने वाली कितनी मंज यानी लताएं, कुंज यानी बावड़ियां मिलेंगी। ठीक है, चलिए, प्यारी छाया मृदुल, एक मिनट,
प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। प्यारी छाया, उनकी जो छाया है बहुत ही प्यारी है। मृदुल यानी कोमल, कोमल स्वर से मोह लेंगी तुझे। यहाँ पर देखिए स्वर किसका है, तो स्वर यहाँ पर पशु पक्षियों का। जब भाई हम किसी वन में जाते हैं तो वहां पर देखिए जो पशु पक्षी होते हैं किस तरह से उनके मीठे और मधुर स्वर होते हैं, यानी कुआते हैं, यानी कुछ इसी प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर स्वर किसका है, तो पक्षियों का है, ठीक है। तो भी मेरा दुख लख, लख का अर्थ होता है देख, लख का अर्थ होता है देखना, नहीं कहते हैं, नहीं कहते नहीं कि वो मुझको लगता है, नहीं वो मुझे देखता है, ठीक है। लख वहां न जा वहां जा ना विश्राम लेना, कि मैं तुम देखिए यहाँ राधा जी कहती हैं, धमकी देती हैं किसको, हवा को, पवन को, कहती सुन लियो, तुम सुनो, तुम हमारा दुख देख के जात हो, तो हमारा दुख देख के जात हो, वहां पर तुमका विश्राम बिल्कुल नहीं करे कहे। रास्ता में तुमका कहूं छाया मिली यानी कुछ मिले, तुमका हुआ विश्राम नहीं लेके तुमका सीधा हमारा काम करे खे, तुमका श्री कृष्ण के पास जाए खे और उनसे हमारा पूरी बात बतावे खे, तुमका कहूं विश्राम नहीं करे खे, ठीक है। तो ये इसका व्याख्या रहा भाई। जिस तरह से मैं बताता हूं मैं अपने अंदाज में बताता हूं, लेकिन जो व्याख्या आपको समझिए, ठीक है। मैं जो थोड़ा सा देहाती वर्ड का यूज करता हूं तो उसको आप अन्यथा नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। चलिए आगे के पद्यांश देखेंगे। चलिए आगे के पद्यांश देखते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, ठीक है। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना। चलिए इसका हम अर्थ समझते हैं। चलिए जाते जाते, जाते जाते नहीं जाते जाते, ठीक है। अगर पथ में कोई क्लांत दिखावे, देखिए राधा जी यहाँ पर समाज कल्याण करती हैं, यानी समाज का हित चाहती हैं। राधा जी कहती हैं कि तू मेरा तो काम करेगी ही, लेकिन तुझे लोगों की मदद करना, लोगों की भलाई करना है। कैसे कि रास्ते में अगर तुमको कोई थकी हुई या कोई मिले तो उसकी तुमको मदद करना। मदद कैसे करना, चलिए इन पंक्तियों में आप समझते हैं, ठीक है। चलिए जाते जाते अगर पथ में कोई क्लांत, क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ या थकी हुई, कोई दिखावे, कि जाते जाते पथ, पथ का अर्थ होता है रास्ता, ठीक है। जाते जाते रास्ते में अगर कोई थका हुआ दिखे तो तुमको क्या करना है, हवा से कहती, तो तुमको क्या करना है, जाके सन्निकट, उसके सन्निकट यानी उसके पास, उसके सन्निकट यानी पास, उसकी क्लांति यानी थकावट, क्लांति क्या है, थकावट को मिटाना। अगर रास्ते में तुमको कोई थका हुआ व्यक्ति मिले या कोई भी मिले, तुमको क्या करना है, तुमको उसके पास जाना और उसकी सारी थकावट को मिटाना। यानी कि समझिए यहाँ पर ये जब थका हुआ कोई व्यक्ति होता है, भाई थका हो तो हमें गर्मी लगी रहती है, ठीक। जब हमें गर्मी लगी रहती है तो हम क्या करते हैं भाई, पंखा चला लेते हैं, एसी के सामने हम खड़े हो जाते हैं, तो हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है, ठीक। तो राधा जी वही कहती है, कोई अगर थका हुआ हो तो उसके निकट जाना और अपनी हवा, अपनी वायु से उसकी सारी थकावट को मिटा देना, ठीक है। धीरे धीरे, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। देखिए धीरे धीरे यानी धीमे धीमे, परस यानी कि स्पर्श करके, यानी छू करे, टच करके, ठीक है, करके, गात यानी कि शरीर, उत्ताप यानी कि ताप यानी कि गर्मी से पीड़ित, गर्म से पीड़ित यानी शरीर, ठीक, उत्ताप खोना यानी खत्म करना, कि धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी जो थकावट यानी गर्मी के कारण जो वो थका है उसी थकावट को मिटाना यानी खोना, खत्म करना, ठीक है। चलिए सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना। सदगंधो यानी कि अपनी सुगंधों से, अपनी जो हवा होती है भाई सुगंधित हो, कुछ होती है ना, तो सुगंधित हवा, श्रमित यानी कि कोई थका हुआ, जन, जन का होता है यानी जन यानी व्यक्ति, समूह होता है, ठीक है। कोई भी अगर तुमको व्यक्ति मिले, कोई भी व्यक्ति मिले तुझे, तो उसको हर्षित यानी खुशियों सा बनाना। यानी कोई भी अगर थका मांदा हारा तुमको कोई व्यक्ति रास्ते पे मिले, दिखे, तो उसके पास जाना और अपनी सुगंधित हवा से उसकी सारी थकावट और उसकी को हर लेना, थकावट को मिटा देना और हर्षित यानी कि उसका खुशियों से बना देना, ठीक है, ठीक है। चलिए
अब आगे देखते हैं छठा नंबर, लज्जाशीला। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होन देना विकृत वसना तू ना तू उस सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हो वो गोद में ले श्रांति खोना, ओठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, स्टार बना लीजिए, मैं स्टार बना रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला आपका है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों तो बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। हर साल आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें ये 4 से 5 सेटों में लगातार ही पूछता है, लगातार पूछता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो हो गए मेरे प्यारे नौजवान, वो है ये बहुत ही, ये तीन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप तैयार जरूर कर लेंगे। ठीक, चलिए इसका मतलब समझते हैं। लज्जाशील, लाजवंती, लज्जाशीला, लाजवंती, पथिक यानी कि रास्ता, पथिक यानी पथिक महिला, रास्ते में कोई महिला, रास्ते में तुमको कोई लाजवंती लज्जाशील पथिक महिला मिले। लाजवंती यानी कि जो शर्मीली, शर्मीली का अर्थ यहां से है कि पहले के समय में क्या होता था कि देखिए पहले के समय में क्या होता था कि अगर किसी की अगर शादी हो जाती थी तो जब उसकी शादी से तो गौना जो लेने उसके ससुर जी जाते थे। कौन जाता? ससुर जाते थे। तो पहले गाड़ी मोटर ये सब नहीं हुआ करते थे, तो ससुर जी क्या थे, लाठी टांगे आगे आगे के चलते, तो उनकी जो बहू रानी होती थी वो पीछे पीछे चल लेती थी। ठीक, तो राधा जी क्या कहती हैं कि अभी उसको बाद में सुनिए, तो उसी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी उसको घूंघट जो काड़े होते हैं ना, घूंघट काड़े होते हैं, उसी लज्जाशील पथिक महिला की यहाँ पर बात होती है। ठीक, जो कहीं दृष्टि आवे, जो तुमको कहीं रास्ते में दृष्टि यानी कि कहीं रास्ते में तुमको अगर दिखे तो होने देना विकृत वसना। विकृत वसना का अर्थ होता है वस्त्रहीन। क्या होता है? वस्त्रहीन। तो ना तू उस सुंदरी को, देखिए हवा क्या है, हवा तो भाई भाई चंचल होती है, तो राधा जी समझती है कि हवा बहुत चंचल होती है, तो उससे कहती हैं कि रास्ते में तुझको कोई लाजवंती लाजवंती स्त्री अगर दिखे तो तू अपने हवा के झोंकों से उसके जो वस्त्र उसको उड़ा मत देना। यानी घूंघट अगर उठ गया, भाई बहुरिया का घूंघट अगर ससुर जी के सामने उड़ गया तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, है ना, गड़बड़ हो जाएगी पहले के समय में। तो वही चीज राधा जी बताती है। ठीक, जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद ले शांति खोना। और कहती हैं जो थोड़ी सी भी जरा से भी अगर श्रमित यानी थकी हो वह हो गोद ले शांति खोना, यानी उसको अपनी गोद में लेकर उसकी सारी थकावट को खोना। क्या खोना? राधा जी कहती हैं, हवा से कहती हैं। ठीक है, चलिए ओटो की ओ कमल मुख। देखिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कमल मुख इसमें कौन सा अलंकार है? कमेंट में आप बताइए, कमेंट में आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, ओटो की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। हाँ ठीक, मिटाना। चलिए ओटो, ओटो की ओ कमल मुख, ये यदि कोई भी व्यक्ति अगर थका हुआ होता है तो देखिए उसके जो ओंठ है, उसके जो ओंठ होते हैं वो क्या होते हैं? मुरझाए होते हैं, मलिन होते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं कि उसके जो कमल रूपी जो उसका जो मुख है और उसका जो ओंठ है उसकी सारी झुर्रियों और मलानताएं को मिटाना। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें आपकी किसकी गलती है मुझे नहीं पता, मेरी है आपकी, ये तो आप ही जानिए। ठीक है, चलिए। और हाँ, आपने फर्ज से मुकर रहे हैं भाई, आपका फर्ज क्या है? वीडियो को लाइक कीजिए यार, इतनी देर से आप देख रहे हो और आप लाइक तक नहीं किए, कैसे हैं आप? लाइक कीजिए, तुरंत कीजिए, अभी कभी। चलिए फिर आपको लास्ट बताता हूँ, चलिए लास्ट वाला बताता हूँ। चलिए अगला देखते हैं, अगला पद्यांश हमारा कौन सा है। चलिए अगला पद्यांश देखते हैं अपना हम। कोई क्लांता कृषक लड़ना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। चलिए इसका एक एक मीनिंग का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, चलिए। कोई क्लांत कृषक ललना, क्रांता का अर्थ होता है भाई थका हुआ या थकी हुई। कृषक ललना का अर्थ हुआ भाई किसान की स्त्री या किसान की पत्नी। ठीक है, या उसकी मेहरारू। चलिए खेत में जो दिखावे, खेत तो भाई आप जानते ही, दिखावे खेत में जो दिखे,
कोई क्लांत यानी कोई थकी हुई किसान की स्त्री यदि खेत में तुझे दिखे, ठीक, तो तुमको क्या करना है, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्या करना, धीरे धीरे परस, परस का होता है स्पर्श करके, क्लांतियों यानी थकावट जो मुझे आ गई है पढ़ाते पढ़ाते, थकावट को क्या करना है, मिटाना। ठीक है, और तब भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। देखिए, जाता कोई जलद यानी बादल, यदि कोई जाता हुआ तुझे बादल दिखे, कहां पर दिखे, व्योम यानी कि आकाश में, आसमान में, अंबर में कहीं दिखे, तो उसे ला, तो उसे ला और छाया द्वारा, कि उसकी छाया द्वारा सुखित करना, छाया द्वारा उसको सुखित करना, किसको, तप्त भूतांगना। तप्त का होता है गर्मी, गर्मी से व्याकुल, ठीक, भूतांगना, गर्मी से व्याकुल जो हो उसे करना। भूतांगना का अर्थ होता है, मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता क्या होता है, आप कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए क्या है, चलिए इसका हम पद्यांश से देखते हैं कि कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखे, यानी कोई भी किसान की स्त्री अगर तुमको खेत में दिखे तो तुमको धीरे धीरे परस उसकी उसकी थकावट को तुमको क्या करना है, मिटाना है। और जाता यदि आसमान में तुमको जाता हुआ कोई जल्द यानी कोई बादल अगर तुमको दिखाई दे, आकाश में जाता हुआ कोई बादल दिखाई दे, तो उसको सूर्य के सामने कर देना, जिससे उस जो स्त्री है उसको छाया मिल जाए। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। चलिए, तो मैंने देखिए यहाँ पर कितने 7 इंपॉर्टेंट पद्यांश बताए, कितने बताए, 7। यदि इस चैप्टर पवन दूधिका की बात कर रहा हूं, यदि इस चैप्टर से यदि व्याख्या पूछी जाएगी 2026 में, तो इन 7 में से ही पूछी जाएगी, एक 7 में से ही पूछी जाएगी। ठीक है, तो जितनी मैं 7 बताऊं, इन 7 यदि आप तैयार कर लेते तो इस चैप्टर का आपका कल्याण हो जाता है। ठीक, इस चैप्टर में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आप इतना पढ़ लीजिए, आपका पेपर नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए इतना आप तैयार कर लेना। चलिए, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में। और हाँ, वीडियो में कमेंट आपको जरूर करना है कि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। ठीक है, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, 1 से 2 दिन में आपको वो टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लव यू, बाय बाय, टेक केयर।